हेलो दोस्तों, गुड्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि इस जो सुपर सब्जेक्ट बैच है इससे संबंधित जितनी सारी वीडियो हों इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज जो हम लोग का जनरल साइंस का बैच है उसमें आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आज का टॉपिक है तरंग गति। तरंग गति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तरंग गति क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तरंग गति कितने प्रकार की होती है, दोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। तरंग गति कितने प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तरंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तरंग संचरण की जो अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि तरंग क्या होता है। तरंग एक्चुअली जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ, इसी को कहा जाता है तरंग। क्या कहा जाता है, तरंग। विक्षोभ मतलब जैसे आप लोग तालाब में कभी कंकड़ वगैरह फेंकते होंगे तो देखते हैं वो होंगे ऐसे ऐसे करके पानी चलता रहता है, तो उसी को बोलते हैं विक्षोभ। ऐसे ऐसे होता है ना, उसको बोलते हैं विक्षोभ। लेकिन पानी जो होता है अपना स्थान नहीं बदलता है, केवल वो अपने स्थान पर ही ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वह एक दूसरे को ऊर्जा देता है। इसीलिए पानी जो होता है आगे की ओर इस तरह से बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होता है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए, वही तरंग जो होता है उसको, यानी कि विक्षोभ के जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है ऐसे ऐसे करके, तो उसी को बोलते हैं तरंग गति। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। विक्षोभ क्या होता है, विक्षोभ जो होता है वो तरंग के समान ही होता है, तरंग के समान ही होता है। और विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तरंग गति कहलाती है। अब देखिए, तरंग गति के बाद हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में। देखिए, यांत्रिक तरंगों का दोलन के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात ये यांत्रिक तरंगे होती क्या है। यांत्रिक तरंगे पदार्थों के कणों के दोलन से जो उत्पन्न तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यदि कोई भी पदार्थ रहेगा और उसका जो कण है यदि दोलन करता है तो उससे जो उत्पन्न तरंगे होंगी वो क्या होंगी, यांत्रिक तरंगे होंगी। और इन्हीं यांत्रिक तरंगों के दोलनों के आधार पे इन तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से बांटा गया है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। देखिए, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं उसमें गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है और दोनों समान मात्रा में होती है। समान मात्रा में होने का मतलब क्या है कि यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, और स्थितिज ऊर्जा यदि बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है। इस रूप में ही होती है, क्योंकि हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है। देखिए, जानते हैं पदार्थ में जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कौन कौन सी होती हैं, देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत यदि गति करते हैं तो इस प्रकार की उत्पन्न जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे मतलब क्या कि माध्यम के जो कण है वो ऐसे ऐसे आगे की ओर न बढ़ के वो क्या करते हैं, अपने ही स्थान पर लंबवत गति करते हैं। जैसे कागज का टुकड़ा और यदि हवा आहिस्ता आहिस्ता यदि चले तो कागज का टुकड़ा उठता है बैठता है, इस प्रकार का। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो क्या होती हैं, तरंग गति की दिशा के लंबवत गति करती हैं। लंबवत गति करने का मतलब वो श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती हैं। किस रूप में गति करती हैं, श्रृंग एवं गर्त के रूप में गति करती हैं। अब देखिए, जैसे सितार के तार ऐसे ट्रिंग किया जाता है, और जब ट्रिंग किया जाता है उसको आगे की ओर खींच करके छोड़ा जाता है तो वो अपने स्थान पे आ जाता है और आकर के ऐसे ऐसे हिलने लगता है। अर्थात वो क्या होता है, अपने ही स्थान पे रह करके और दोनों ओर गति करता है। एक सिरा दीवार से बंधी हुई डोरी, इसका मतलब क्या है, एक सिरा दीवार से बंधा हुआ है और उसको ऐसे किया जाए तो क्या होगा, कौन सी गति करेगा, अनुप्रस्थ तरंगे उसमें से उत्पन्न होंगी। देखिए, तरंग संचरण के लिए इसमें क्या होता है, श्रृंग एवं गर्त होता है, और जो अनुदैर्ध्य तरंगे है उसमें संपीड़न एवं विरलन होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के गुण कौन कौन से होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के गुण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग ठोस द्रव की सतह पर गमन कर सकता है, अर्थात यह गैस में नहीं चलता है।
अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, लेकिन ये गैस में नहीं चल सकती हैं। अब देखिए माध्यम का दाब परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं उसके द्वारा माध्यम के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। देखिए अब दूसरा जो प्रकार है यांत्रिक तरंगों का, उसको हम लोग जानते हैं दोलन के अनुसार ये है। तो दोलन के अनुसार जो दूसरा टाइप है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दूसरा टाइप क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। पहला क्या था, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग यानी कि माध्यम के जो कण है वो लंबवत गति करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के जो कण है वो क्षैतिज गति करते हैं। क्षैतिज गति करने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे समांतर गति करते हैं। समांतर गति करने का मतलब इस प्रकार से, समांतर गति करने का मतलब क्या है, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये जो बेल लगाई हुई है, इस बेल में से जो आवाज निकल रही है, पदार्थ के कण यहाँ पे है और इससे आकर के टकराता है, तो ध्वनि क्या होता है, दोनों ओर इस तरह से समांतर क्या करता है, गति करता है। यानी कि इसमें जो तरंगों के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया हो संपीड़न एवं विरलन दोनों के रूप में होती है। संपीड़न एवं विरलन के रूप में होती है। इसमें क्या होता था, श्रृंग एवं गर्त के रूप में होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या होता है, लोहे के टुकड़े को ठोकने पर, लोहे के टुकड़े को जब ठोकते हैं तो क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है। बोलने से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसका दैनिक जीवन में उपयोग भी है। देखिए वायु से उत्पन्न जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्योंकि यदि भूकंप आता है तो भूकंप कैसे आता है, ऐसे से पानी हिलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब क्या है कि कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं तरंग गति से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। कौन कौन से तरंग गति से संबंधित शब्द हैं। आयाम, देखिए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को बोलते हैं दोलन का आयाम। अब देखिए माध्य स्थिति क्या है, सपोज दैट एक रस्सी है और उससे रस्सी को एक पत्थर को बांध करके लटका दिया जाता है, और झूले की जस्ट लाइक ए झूला, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको खींच करके यहाँ तक इसको छोड़ा जाता है, तो ऐसे चलेगा और फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा। तो ये जो अधिकतम विस्थापन, ये जितनी दूरी जो है ना, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आयाम। इसी को क्या बोलते हैं हम, आयाम। और ये आयाम जो है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है, माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है इसी को बोलते हैं आयाम। अब देखिए आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति तरंग मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन की संख्या, अर्थात यहाँ से जाओ और आओ, यानी कि एक आवृत्ति कंप्लीट। समझ में आ रहा है। अर्थात तरंग मार्ग में जो माध्यम के कण है उसके दोलन की जो संख्या है उसी को बोलते हैं हम क्या, आवृत्ति। आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में लगा समय, अर्थात यहाँ से जाओ आओ और फिर आओ यहाँ पे, यानी कि एक दोलन में जितना समय लगेगा उसी को बोलते हैं हम क्या, आवर्तकाल। अब देखिए इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और यह इंपॉर्टेंट भी है। आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल, इससे संबंधित न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो चलिए ये देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। देखिए तरंग का जो तरंग दैर्ध्य वो क्या होता है, तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसे भी प्रश्न बोलते हैं, क्योंकि इसे लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है, और लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर v/n होता है। तो देखिए तरंग गति में परस्पर समान कला में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो तरंग समान रूप से दोलन कर रहे हैं और उन कणों के बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य। दो कण है और समान रूप से कंपन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखिए तरंग दैर्ध्य द्वारा एक आवर्त काल में चली गई जो दूरी होती है, तरंग दैर्ध्य तरंग द्वारा एक आवर्त काल में, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, तरंग द्वारा एक आवर्त काल में चली गई जो दूरी है उसको बोलते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य द्वारा एक आवर्त काल में चली गई जो दूरी है वो तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। अर्थात एक आवर्तकाल क्या होता है, यहाँ से गए यहाँ तक और फिर यहाँ से लौटे और लौट करके यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक आए, यानी कि एक आवर्तकाल पूरा। और एक आवर्तकाल में जितना समय लगा, एक आवर्तकाल में जितना समय लगा उतने में यहाँ पे दे रहा है चली गई दूरी, यानी कि चली गई जो दूरी होती है तरंग द्वारा, तो उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। अब देखिए
तरंग की चाल बराबर होती है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, अर्थात तरंग की चाल v इक्वल टू क्या होती है n लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा। अब देखिए इसमें भी अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो इसको आगे न्यूमेरिकल में भी देखेंगे हम लोग, और न्यूमेरिकल हो सके तो आगे जो मोस्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करवा लिया जाए और उसके बाद न्यूमेरिकल का पार्ट आगे चलाया जाएगा। चलिए ये देखते हैं आगे की और कौन सा टॉपिक है। देखिए संचरण की विधि के आधार पर, संचरण की विधि के आधार पर एवं स्रोत के आधार पर कौन कौन से स्रोतों से ध्वनियां उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दे रहा है कि स्रोतों के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण किस किस रूप में होता है, तरंगों का वर्गीकरण किस किस रूप में होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ध्वनि संचरण की विधि एवं स्रोतों के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला क्या होता है, यांत्रिक तरंगे एवं दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए यांत्रिक तरंगे क्या होती है, ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। और ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम आवश्यक होता है, क्या होता है, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम आवश्यक होता है, अर्थात माध्यम नहीं रहेगा ध्वनि गमन नहीं कर सकते, यानी कि तरंग गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम आवश्यक नहीं होता है, अर्थात बिना माध्यम की आवश्यकता वाली जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब देखिए संचरण या आवृत्ति के आधार पर, संचरण या आवृत्ति के आधार पर, ये यांत्रिक तरंगों के जो प्रकार हैं उसके आधार पर, देखिए संचरण या आवृत्ति के आधार पर जो तरंगे होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, संचरण या आवृत्ति के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। और तीन प्रकार कौन कौन सा है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। देखिए सबसे पहले श्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जो हमें आसानी से सुनाई दे सके, अर्थात 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। 20 हर्ट्ज मिनिमम, और 20 हर्ट्ज तक, 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है मैक्सिमम। अब देखिए अपश्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, अर्थात ये तो सुनाई नहीं देंगी। तो इनको सुनने का कार्य कौन करते हैं, कुत्ते करते हैं, हाथियां करती हैं, जानवर करते हैं। क्यों, क्योंकि देखते हैं कुत्ते सोते हैं तो हमेशा कान नीचे की ओर करके सोते हैं। कभी प्राकृतिक कोई आपदा आने वाली रहती है तो पक्षियों को आभास हो जाता है, चाहे जो जीव होते हैं उनको भी आभास हो जाता है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियां है वो सुनने का कार्य कौन करते हैं, जीव जंतु करते हैं। अब देखिए पराश्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। ये ध्वनियां जो होती हैं इसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, और इसको सुनने का कार्य कौन करते हैं, जैसे चमगादड़ हो गए, ये इसको सुन सकते हैं। अब देखिए इन तरंगों का उपयोग कहाँ होता है, पराश्रव्य जो तरंगे हैं यानी कि जो उच्च आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं, अत्यधिक उच्च आवृत्ति वाली तरंगे, इनका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए गठिया के इलाज में, गठिया मतलब जोड़ों का दर्द वगैरह होता है, इसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क ट्यूमर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्री गहराई मापने में, समुद्र में जो चट्टान है उसको देखने में या ऊंचाई बताने में इसका उपयोग किया जाता है। मछली एवं पनडुब्बियों की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पराश्रव्य तरंगों का। अब देखिए उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में, उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में इस पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। देखिए ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ध्वनि से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए वायु में दे रहा है कि वायु में जलवाष्प बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात वायुमंडल में यदि जलवाष्प है और बढ़ रहा है तो ध्वनि जो होगी वो अत्यधिक क्या होगी, तेजी से जाएगी, क्योंकि क्या होता है ध्वनि का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है और तो तेजी से चलने लगती है। देखिए ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर, अर्थात ध्वनि जिस वेग से जा रही है अगर दबाव बढ़ा दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर प्रति सेकंड की ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, 0.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए
ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल क्या होता है? माध्यम में घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की चाल क्या होता है? ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात v प्रोपोर्शनल टू 1/√d। अब देखिए प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि मतलब समझिए कि प्रतिध्वनि हम यहाँ पे बोले और दीवार से टकरा करके और आवाज क्या हुई? पुनः हमें सुनाई देती है। इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि की एक स्थिति होती है, यदि एक चाल से जाती है तो उसकी आधी चाल से ध्वनि आती है। इसका मतलब क्या है कि यदि d चाल से जाए, मतलब d समय में ध्वनि जाती है तो 2d समय वहां से आती है, अर्थात जाने का समय तेज होता है और आने का समय क्या होता है? धीरे होता है। इसीलिए जाते समय आवाज तेज निकलता है हमारे मुंह से और टकरा करके, और जब हमारे कानों में आता है तो आवाज धीरे हमें सुनाई देता है। अब देखिए आगे जानते हैं। v इक्वल टू होता है E/d, जहाँ E क्या है? माध्यम का प्रत्यास्थता होता है, माध्यम का प्रत्यास्थता होता है। देखिए ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाने पर, ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाने पर क्या होता है? चाल एवं तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो परिवर्तित होती है। चाल एवं तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है? परिवर्तित होती है, परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे क्या दे रहा है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है? चाल एवं तरंग दैर्ध्य क्या होता है? परिवर्तित होता है, परंतु आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखिए आगे क्या होता है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में देखते हैं कि ध्वनि की चाल किस प्रकार से होती है। देखिए ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में सर्वाधिक होती है। टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। देखिए द्रव में ध्वनि की चाल क्या होती है? उससे भी कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है, अर्थात ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो 1460 मीटर प्रति सेकंड। जल में जो चाल होती है 1460 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए तरंगे जो होती हैं लोहे में, इसकी चाल कितनी होती है? 5100 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि की चाल है वो लोहे में कितनी होती है? 5100 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए तरंगों, कौन कौन सी तरंगे हैं और तरंगों के खोजकर्ता कौन है और इन तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तरंगे कौन सी है? गामा किरणें। गामा किरणें जो होती हैं इसके खोजकर्ता है हेनरी बेकुरेल। बेकुरेल क्या है? गामा किरणों के खोजकर्ता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वेधन क्षमता अत्यधिक होती है इसकी, इसकी क्या होती है? वेधन क्षमता, यानी कि छेद करके निकलने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी इसकी क्या होती है? अधिक होती है। और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में एवं कृत्रिम रेडियो धार्मिकता में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। रेडियो धार्मिकता मतलब रेडियो एक्टिविटी में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक्स किरणें, एक्स किरणें का उपयोग, एक्स किरणें के खोजकर्ता कौन है? रॉन्टजेन। और इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र मतलब जितना एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह होता है, इसमें एक्स किरणों का उपयोग होता है, क्योंकि इसकी भी वेधन क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है। अब देखिए पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इसके जो खोजकर्ता हैं उन्हें बोलते हैं रीटर। उनका नाम क्या है? रीटर। अब देखिए रीटर इसकी क्या है? खोज करता है पराबैंगनी किरणों के। अब देखिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है? अदृश्य लिखावट को पढ़ने में, अर्थात जैसे आजकल लीडर लोग स्पीच वगैरह देते हैं तो टेलीकॉम्टर का प्रयोग करते हैं, और वही टेलीकॉम्टर क्या होता है? उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? अदृश्य जो लिखावट होती है उसको भी आसानी से पढ़ा जाता है। अब देखिए अंगुलियों के निशान को पता लगाने में कि किसके अंगुलियों का निशान है, तो इसको पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नकली नोट को पकड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों को। मशीन चलती है और जैसे नकली नोट पड़ता है मशीन क्या हो जाती है? रुक जाती है, तो उसमें कौन सी किरणें प्रयुक्त होती है? पराबैंगनी किरणें। अब देखिए प्रकाश की वैद्युत प्रभाव को कम करने में, पदार्थ का जो वैद्युत प्रभाव है इसको नियंत्रित करने में, अब देखिए बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। अब देखिए आगे जानते हैं
लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो किरणें होती हैं, उसकी खोजकर्ता कौन है? हर्टज। और दीर्घ रेडियो जो किरणें हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। लघु रेडियो जो किरणें हैं, उसकी खोजकर्ता कौन है? हर्टज। और दीर्घ रेडियो किरणें हैं, इसकी खोजकर्ता मार्कोनी है। और इन दोनों का ही उपयोग कहाँ होता है? रेडियो एवं टेलीविजन में इसका उपयोग होता है। अब देखिए जानते हैं अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता कौन है? हर्शेल है। और अवरक्त विकिरण का उपयोग कहाँ होता है? कुआरे में फोटोग्राफी करने के लिए एवं रोगियों की सेकाई करने के लिए, टीवी रिमोट को कंट्रोल करने में भी किसका उपयोग होता है? अवरक्त विकिरण का उपयोग होता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जितना सारा पढ़ाया गया टॉपिक, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और जानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रिकॉल होगा तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। एक दो बार देखेंगे भी तो आगे की ओर आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए तरंग गति क्या होती है? तरंग गति, विक्षोभ जो होता है वही क्या होता है? तरंग होता है। और वही विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तरंग गति कहलाती है। अब देखिए ये यांत्रिक तरंगे कौन सी है? यांत्रिक तरंगे का दोलन के आधार पर वर्गीकरण, दोलन के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार की होती है यांत्रिक तरंगे? तो सबसे पहले यांत्रिक तरंगों के बारे में जानते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? पदार्थ के कणों के दोलन से, किससे? दोलन से, दोलन से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, दोलन से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब देखिए ये यांत्रिक तरंगे जो होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तरंग गति की दिशा क्या करते हैं? लंबवत गति करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसमें पदार्थ के जो कण है वो श्रृंग एवं गर्त के रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं। श्रृंग एवं गर्त के रूप में गति करते हैं। देखिए जैसे सितार के तार हो गए, एक सिरा दीवार से बंधा हुआ डोरी, जैसे एक सिरा दीवार से बंधा हुआ डोरी। अब देखिए इसके गुण क्या होते हैं? ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ठोस में एवं द्रव में भी क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। ठोस एवं द्रव में क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। अब आगे दे रहा है माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है। माध्यम में क्या होता है? दाब परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? इसमें जो पदार्थ के कण है तरंग गति की दिशा के समांतर गति करते हैं। तरंग गति की दिशा के किसमें गति करते हैं? समांतर गति करते हैं। अब देखिए आगे ये जो तरंगे होती है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकती है? गति कर सकती है। अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी गमन कर सकती हैं। अब देखिए आगे जिसे यहाँ पे घंटी दिखाई गई है, घंटियों से निकलने वाली जो आवाजें हैं वो कंपन की दिशा यहाँ पे दिखा रहा है। कंपन की दिशा ये पदार्थ का कण है और इससे क्या कर सकती है? समांतर गति कर रही है, समांतर गति कर रही है। और समांतर जब गति करती है तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, संपीड़न एवं विरलन। अर्थात अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं उसमें पदार्थ के जो कण है वो तरंग गति करते हैं। और तरंग गति किस रूप में करते हैं? संपीड़न एवं विरलन के रूप में करते हैं। क्वेश्चन यही से बनता है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है संपीड़न एवं विरलन के रूप में चलती है। अब देखिए जैसे लोहे के टुकड़े को ठोकने पर कौन सी तरंगे निकलती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। बोलने से उत्पन्न तरंगे कौन सी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। वायु में उत्पन्न तरंगे कौन सी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप से उत्पन्न तरंगे कौन सी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब देखिए आगे तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से? देखिए तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों में पहला आता है आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम जो होता है, जो दोलन का जो पथ है उसमें जो अधिकतम विस्थापन जितना होता है उसी को बोलते हैं हम आयाम। यानी कि ये जो जितना विस्थापन है वो क्या है? आयाम है। ये जितना विस्थापन है वो भी क्या है? आयाम है। आवृत्ति, एक दोलन कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और आवर्तकाल, एक दोलन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। अब देखिए तरंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसको उतना समझने की जरूरत नहीं है। तरंगत में परस्पर समान कला में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इसे क्या करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई जो दूरी होती है इसी को जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, भी बराबर n लैम्डा। देखिए
तरंग संचरण की विधि, तरंग संचरण की विधि एवं स्रोत के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण। देखिए, तरंग संचरण की विधि एवं स्रोत के आधार पर तरंगों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिसमें ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए क्या आवश्यक होता है? माध्यम आवश्यक होता है। अब देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण को गमन करने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। अब देखिए आगे, संचरण की आवृत्ति के आधार पर जो तरंगे होती हैं कितने प्रकार की होती है। दे रहा है कि श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिनको मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और अपश्रव्य तरंगे जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता है अर्थात 20 हर्ट्ज से नीचे, और पराश्रव्य तरंगे जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता है वो अत्यधिक तीव्र आवाज होती है, यानी कि तीक्ष्ण आवाज होती है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है गठिया के इलाज में, मस्तिष्क ट्यूमर में, समुद्री गहराई मापने में, चट्टानों की गहराई मापने में, मछली एवं पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। अब देखिए, ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए थे आप लोगों को। वायु में जलवाष्प बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वायु में जलवाष्प बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर प्रति सेकंड वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल भी माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात भी प्रोपोर्शनल टू 1/√d। प्रतिध्वनि क्या होती है? अर्थात हमारे मुंह से निकली हुई आवाज दीवार से टकराती है और टकरा करके पुनः हमें सुनाई देती है। इस स्थिति को बोलते हैं हम प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में क्या होता है? आवाज अगर 2 रफ्तार से जा रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आएगी तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें सुनाई देगी। जिस रफ्तार से जाएगी, ठीक है ना, तो समय कम लेगी, लेकिन उधर से आएगी तो समय दुगने के बराबर लेगी, अर्थात जाने में समय कम और आने में समय दुगना है। देखिए, ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है, परंतु आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। चाल एवं तरंग दैर्ध्य दोनों बदलता है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। अब देखिए, ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में अधिक होती है, सबसे अधिक, और गैस में सबसे कम होती है। अब देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड किसमें होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होती है। अब देखिए, जल में इसकी चाल क्या होती है? 1460 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में इसकी चाल क्या होती है? 5100 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, तरंग कौन कौन सी तरंगे हैं, इनके खोजकर्ता कौन है, इन तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी एक बार और जान लेते हैं। एक बार तो बताया ही गया था। देखिए, गामा किरणें, गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? बेकुरल, और इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें हैं, एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? रोंटगन, और चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें, इनके खोजकर्ता है रिटर, और यह अदृश्य लिखावट को पढ़ने में, अंगुलियों को निशान का पता लगाने में, नकली नोट का पता लगाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। अब लघु रेडियो किरणें हैं, इनका खोजकर्ता हर्टज, और दीर्घ रेडियो किरणें हैं, इनके खोजकर्ता मार्कोनी। तो चूंकि ये मार्कोनी रेडियो के खोजकर्ता भी है, अब देखिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो टेलीविजन में इनका उपयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता कौन है? हर्शेल। कुहरे में फोटोग्राफी करने के लिए, रोगियों की सेकाई करने में तथा टीवी रिमोट को कंट्रोल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और इससे संबंधित जितनी सारी वीडियो हैं इसको देखने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहें। और यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो इससे पहले की जितनी सारी वीडियो बनाई गई है उसको भी जाकर अच्छे से देखें, ताकि जो टॉपिक वाइज हम लोगों का जो सुपर सब्जेक्ट बैच चल रहा है उससे संबंधित वीडियो आप लोगों के पास अच्छे से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।